विदाई का समय था। हर किसी की आंखें नम थी। सेजल, प्रिया और रीना रोते हुए अपने घर से विदा हो रही थी। माँ, हमें याद रखना, हम भले ही आपके घर से जा रहे लेकिन हम पराई नहीं हुई है। ये हमेशा हमारा ही घर रहेगा और हमेशा हम इस घर की बेटियां। एक माँ के लिए उसकी बेटियां कभी भी पराई नहीं होती। तुम हमेशा मेरे दिल का टुकड़ा रहोगी। तुम्हारा जब मन करे यहाँ पर आ जाना। तभी सुषमा की बड़ी बहू ने उन तीनों को प्यार से कहा, आप तीनों अपना अच्छे से ध्यान रखना और इस घर को कभी भूलना मत। ये घर हमेशा आपका ही रहेगा दीदी। जब भी आपको हमारी याद आए तो हमारे पास आ जाना। भाभी, हमें आपसे जानने की जरूरत नहीं है कि ये घर हमारा कितना अपना है और कितना नहीं। आपको हर बात में बीच में बोलना जरूरी है क्या? लगता है आपको बीच में बोलने की आदत लग गई है, जो बिना आपकी राय जाने की आप बीच में बोलने लगती हो। मेरा वो मतलब नहीं था दीदी, आप गलत समझ रही हैं। अगर आपको बुरा लगा तो माफ कर दीजिए। तभी सुषमा की छोटी बहू कहने लगी, अरे इस टाइम पर तुम्हें ऐसी बातें बोलने की क्या ही जरूरत थी? कितनी खुश है तीनों दीदी और अपनी नई जिंदगी बिताने के लिए जा रही हैं। तुम्हें जाते जाते भी कलेश करवाने की आदत सी लग गई है। तीनों ही बेटियां विदा होकर अपने ससुराल चली जाती हैं। जहां कोमल और सुषमा बहुत ही दुखी थी, तो वहीं कीर्ति की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने अपने लिए एक कटोरी खीर निकाली और एसी की हवा में खाते हुए कहने लगी, अब आएगा ना मजा। अब इस घर में मेरा राज चलेगा। अब मुझे बेकार में 3-4 लोगों के लिए खाना नहीं बनाना होगा। जो मन करेगा जब मन करेगा बना कर खाऊंगी या रेस्टोरेंट से मंगवा लूंगी। कीर्ति के दिल में खुशियों की आंधी थी, तो वहीं सुषमा जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उनकी तीनों बेटियां अपने ससुराल जाकर नए घर जो बस चुकी थी। माँ जी, आप इतना मत रोइए, वो जल्द ही वापस आ जाएंगे और उसके बाद कुछ दिन के लिए हम उन्हें यहीं पर रोक लेंगे। तू जानती नहीं है बहू कि अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग करने पर क्या बीतती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। अब तो ये घर भी मुझे खाने को दौड़ेगा। कैसी बातें करती हैं माँ जी, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ और कीर्ति भी तो आपकी बेटी जैसी है। 3 बेटियां चली गईं तो क्या हुआ, 2 बेटियां तो हैं ना। क्या आप हमें अपना नहीं मानते? जो आप हमारे बारे में ऐसा कह रही हैं, हम भी तो आपकी बेटियों जैसी ही हैं। सुषमा भी अब अपने दिल को तसल्ली दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं तीनों बहनों ने भी बहुत अच्छे से अपने ससुराल के सारे काम को संभाल लिया था। उनकी सास भी उनसे बहुत खुश थी। वो तीनों ही एक एक समय का खाना बनाया करती थी और अपनी सास को खुश रखती। एक दिन सुषमा अपनी बड़ी बहू कोमल से कहती है, बहू, तीनों बेटियों को गए वैसे तो कुछ दिन हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे साल बीत गए। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। एक माँ का दिल ही जानता है कि बेटियों को विदा कर देने का दुख कितना बड़ा होता है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। तीनों नंदों के बिना तो घर बहुत बुरा लग रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि फोन करके उन्हें यहाँ आने के लिए कहिए। कुछ दिन वो यहाँ आकर रुक जाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ कोमल, तू सही कहती है। तू ऐसा कर, उनको फोन लगा और उन्हें यहाँ आने के लिए बोल। कुछ दिन मेरा भी मन हल्का हो जाएगा अपनी तीनों बेटियों से मिलकर। मैं खुश हो जाऊंगी। कोमल उन्हें फोन लगाती है। सेजल फोन उठाती है तो कोमल कहती है, कैसी हैं सेजल दीदी? आपके ससुराल में सब कुछ अच्छा तो है ना? आपको वहाँ किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही? हाँ भाभी, हम तो अच्छे हैं। बताइए, आपने कैसे कॉल किया? कोई काम आ गया क्या जो आपको हमें ऐसे याद करना पड़ा? दीदी माँ जी आप लोगों को बहुत याद कर रही हैं। मैं ये कह रही थी कि आप लोग 4-5 दिनों के लिए यहाँ रुकने आ जाइए और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। हम सब मिल बैठकर खाएंगे और माँ जी को भी आपके यहाँ आने से अच्छा लगेगा। वैसे तो भाभी हमारे ससुराल में सब कुछ इतना अच्छा है कि हमें आने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ माँ से मिलना भी जरूरी है। ठीक है, मैं अपनी दोनों बहनों से बात करके आपको बताऊंगी कि हम कब आ पाएंगे। अब सेजल अपनी दोनों बहनों से बात करते हुए कहती है, बड़ी भाभी का फोन आया था। माँ हमें बहुत याद कर रही है और कुछ पकवान बनाकर खिलाने की कह रही थी, और ये भी कि उन्हें और माँ को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाभी को हमसे दिक्कत क्या है। इतने अच्छे घर में हमारा रिश्ता हो गया, लेकिन ये अपना नाटक करना बंद नहीं करेंगी। वो तो ठीक है कि माँ हमें याद कर रही है तो हमें जाना चाहिए, लेकिन बड़ी भाभी के घर क्यों जाएंगे? वो तो इतनी गरीब हैं, क्या ही खिला देंगी? ज्यादा से ज्यादा दाल चावल, या भला हमें बस वही आलू भिंडी की सब्जी रोटी और बहुत हुआ तो थोड़े से भजिए। रहने दो, हमें नहीं जाना। इससे अच्छा खाना तो हम अपने घर पर ही बनाकर खा सकते हैं।
और फिर वो लोग मायके नहीं जाती। दूसरी तरफ कीर्ति का पति गगन बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए क्योंकि उसे अपनी 3 बहनों की याद जो सता रही थी। परेशान होते हुए वो कीर्ति से कहता है, कीर्ति, जब से मेरी तीनों बहनें अपने ससुराल चली गई हैं, घर कितना सूना लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ उन्हें कुछ दिनों के लिए बुला लेना चाहिए। उनसे मिलकर मुझे कितना अच्छा लगेगा। जब से वो गई हैं, ये घर मुझे बहुत खाली खाली लगता है। अरे अभी अभी तो उनकी शादी हुई है, अभी उन्हें अपने घर में घुलने मिलने दो। क्या जरूरत है अभी बुलाने की? उनका ही घर है, आ जाया करेंगी। आप इतनी चिंता मत करो। उनके ससुराल वाले भी हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम इतनी जल्दी उन्हें वापस बुला रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद सुषमा कॉल करके अपनी बेटियों को फिर एक बार घर आने के लिए कहती है। तब प्रिया अपनी बहनों से कहती है, माँ हमें बहुत याद कर रही है, हमें घर जाना चाहिए, लेकिन बड़ी भाभी के घर नहीं जाएंगे। अगर हमें माँ से मिलने जाना है तो हम छोटी भाभी के घर जाएंगे। छोटी भाभी तो हमें कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाती है, कभी मावा कुल्फी, कभी छोले भटूरे, तो कभी वेज पुलाव, और मुझे उनके हाथ का स्पेशल ब्रेड कस्टर्ड तो बहुत ही पसंद है। हाँ प्रिया, तुम ठीक कहती हो। तो ऐसा करते हैं कि हम अपनी सास से पूछ लेते हैं कि हमें वहाँ पर जाना है, और हम कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आते हैं, और हम जाकर छोटी भाभी के यहाँ ही रहेंगे, क्योंकि बड़ी भाभी के यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, ना ही वो हमें कुछ ढंग का खिला सकती हैं। फिर तीनों अपनी सास के पास जाती हैं और सेजल से कहती हैं, माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहते हैं। माँ का भी बहुत दिल लगा हुआ है, वो हमको बहुत याद करती हैं। एक साथ उनकी तीनों बेटियां शादी करके इस घर में आ गई, तो अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वह सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक तो तुम्हारे मायके से कोई फोन नहीं आया। जब मायके से फोन आएगा तब जाना। ऐसे बिन बुलाए जाओगी तो सही नहीं लगेगा कि ससुराल पर तुम तीनों भारी पड़ रही हो, तभी हम तुम्हें भेज रहे हैं। अगर तुम्हारे मायके वालों को इतनी याद आ रही होती तुम्हारी, तो अब तक तुम्हें बुलाने के लिए कॉल कर दिया होता। माँ जी, आज ही तो माँ का फोन आया था और वो हमें बुला रही हैं, और वैसे भी शादी के बाद हम घर गए ही कहाँ हैं। आप हमें प्लीज कुछ दिन के लिए वहाँ जाने दीजिए, ताकि उनका भी मन लग जाए। हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम तीनों चले जाओ, लेकिन कुछ दिन रहकर जल्दी ही लौट आना। तुम्हारे बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इस घर में भी तुम तीनों की आदत हो चुकी है। अब तीनों बहनें अपने मायके जाती हैं। उनके मायके में उनकी बड़ी भाभी ऊपर और छोटी भाभी नीचे रहती थी। जैसे वो अपने मायके आई, सुषमा अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें बिठाती है। फिर कहती है, बेटा, तुम तीनों आ गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा तुम तीनों के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अच्छा हुआ समधन जी ने कुछ दिन के लिए तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए भेज दिया। तुम लोग वहाँ खुश तो हो ना? किसी तरह की परेशानी तो नहीं तुम्हें वहाँ पर? तभी उनकी छोटी भाभी उनके लिए नाश्ता बनाने चली जाती हैं और किचन में जाकर अपने आप से कहती है, तीनों की तीनों एक साथ आ गई, अब मुझे इन तीनों को नाश्ता बनाकर खिलाना पड़ेगा। ये भी एक झंझट है। कितना मजा आ रहा था जब ये तीनों यहाँ पर नहीं थी, जो मर्जी पकवान बनाए और खा लिए। अब इन तीनों के लिए उनकी फरमाइश का खाना बनाना पड़ेगा, जैसे ये तीनों मेहमान नहीं, कहीं की रानियां हों। फिर कीर्ति तीनों के लिए खाने पीने की चीजें बनाती हैं और लाकर रख देती हैं। तीनों बहनें फटाफट वो सारी चीजें खा लेती हैं, जैसे वो बरसों की भूखी थी। उन्हें इस तरह खाता देखकर कीर्ति अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ कोमल सीढ़ियों से नीचे उतरी और उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो अपनी तीनों नंद से बहुत प्यार करती थी। दीदी, मैं कब से आप लोगों की आवाज सुन रही थी। आप लोगों ने नाश्ता कर लिया हो तो ऊपर भी आ जाओ, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और कुछ पकौड़े बना देती हूँ। आप लोगों को तो पकौड़े बहुत पसंद है ना? बहुत दिन हो गए आपने मेरे हाथों के पकौड़े नहीं खाए हैं। नहीं भाभी, हम अभी तो आए हैं, काफी थक गए हैं, और छोटी भाभी ने हमें काफी कुछ खिला दिया, तो हमारा अभी तो ऊपर आने का मन नहीं है। वैसे भी ऊपर आ गए तो पेट में अब खाने की जगह भी नहीं बची है। ऐसा करते हैं, हम आपके घर कल आते हैं। कल जो भी आपका मन करे आप हमें बनाकर खिला देना। कोई बात नहीं दीदी, आप कल आना, मैं आपके लिए खाना बनाकर आप लोगों का इंतजार करूंगी। ऐसा करती हूँ, कल मैं आप लोगों की पसंद का सारा खाना बनाकर रखती हूँ। आखिर मेरी ननद की शादी के बाद अपने मायके रुकने आई हैं, तो उन्हें उनकी पसंद के पकवान खिलाना तो बनता ही है। ऐसा कहकर कोमल वहां से चली जाती है। अगले दिन कोमल सुबह से ही उठकर तीनों नंदों की दावत की तैयारी में लग जाती है। वो सुबह सुबह उठकर तीनों की पसंद के बहुत सारे पकवान बनाती है, जैसे खीर, पूरी, आमरस, हलवा, आलू गोभी की सब्जी, राजमा, चावल इत्यादि। गर्मी बहुत ज्यादा होने पर उसके चेहरे से पसीना बहा जा रहा था। तभी कोमल की सास आती है और उसे इतनी मेहनत करते हुए देखकर कहती है, अरे बहू,
तूने इतनी सारी तैयारी कर ली, तू थक गई होगी। तू कहे तो मैं तेरी कुछ मदद कर दूं। इतना सब काम तू अकेले कैसे संभाल पाएगी? वैसे भी ऊपर इतनी गर्मी और हमारी रसोई में तो एक पंखा तक नहीं। नहीं नहीं माँ जी, अपनी नंदों के लिए खाना बनाने में भला कैसी थकान। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। बस आप मुझे ये बताइए कि मैं तीनों के लिए क्या स्पेशल बनाऊं। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज बना दी है, पर फिर भी बेटा, वैसे तो तूने काफी सारी चीज बना ली, लेकिन फिर भी तू पूछ रही है तो मैं बता देती हूँ। सेजल के लिए खीर बना ले, उसे खीर बहुत पसंद है। प्रिया को हलवा पसंद है और रीना को आम रस बहुत पसंद है। अरे माँ जी, ये सारी चीज तो मैंने पहले से ही बना ली अपनी नंदों को, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जहाँ एक तरफ कोमल अपनी नंदों के लिए खाने की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी नंदों का कोमल के यहाँ खाना खाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी भाभी गरीब है और उन्हें अच्छे पकवान नहीं मिल सकते। वो अमीर गरीब में भेदभाव किया करते थे। इतना ही नहीं, बल्कि प्रिया अपनी छोटी भाभी से कहती है, भाभी हम तीनों बाजार जा रहे हैं, हमें अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी है, लेकिन हम खाना आपके यहाँ खाएंगे, बड़ी भाभी के यहाँ नहीं। इसलिए हमारे लिए खाना बना कर रखना, और भाभी हो सके तो सब कुछ अच्छा अच्छा बनाना। अब हम कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुकने आए तो कुछ बढ़िया खाएंगे। ठीक है दीदी, आप आराम से जाइए और शॉपिंग करके आइए, तब तक मैं खाना बना कर रख दूंगी। आप तीनों मेरी नंद है, इतना फर्ज तो मेरा बनता है। कीर्ति मन ही मन कहती है, बड़ी आई भाभी, खाना बना कर रखना। मैं कोई इनकी नौकर थोड़ी ना हूँ, या मैं कोई बावर्ची हूँ? मैं नहीं बनाऊंगी खाना वाना। अपने आप घूम कर आएंगे तो कहीं बाहर से खाकर ही आएंगे। मैं पागल नहीं हूँ जो इन तीनों के लिए अलग से खाना बना कर रखूं और ये तीनों घर आकर उसे ठूस ठूस कर खाएं। कीर्ति शाम को उनका खाना नहीं बनाती, सिर्फ वो अपना और गगन का खाना बना लेती है। जब गगन खाना खाने के लिए बैठता है तो गगन थोड़ा सा खाना देखकर हैरान रह जाता है और कीर्ति से कहता है, अरे कीर्ति, तुमने आज इतना कम खाना बनाया है, क्यों? तीनों बहनों का खाना नहीं बनाया तुमने? वो तीनों तो शॉपिंग पर गई थे ना, शायद वो तीनों आएंगी तो क्या खाएंगी? ये तो बस 2 लोगों का खाना है। दरअसल गगन वे लोग बाजार गए हैं ना शॉपिंग करने, तो वो लोग बाहर से ही खा कर आएंगे। उनका कॉल आया था कि भाभी हमारे लिए खाना मत बनाना वरना बेकार हो जाएगा, हम बाहर से खा कर आएंगे, इसलिए मैंने नहीं बनाया। और फिर उसके बाद कीर्ति और गगन दोनों सो जाते हैं। रात को जब तीनों नंदे शॉपिंग से वापस आती हैं तो उन्हें बहुत भूख लगी होती है। उन्होंने भाभी के हाथ का खाना खाने की आस में बाहर से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन वो देखती हैं कि उनके भैया और भाभी सो चुके हैं और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। यह देखकर उन तीनों को बहुत बुरा लगता है और सेजल कहती है, ये क्या रीना, प्रिया, भाभी ने तो हमारे लिए कुछ बनाया ही नहीं है खाना और वो सो गई, जबकि हम तो उन्हें बता कर ही गए थे कि हम आपके यहाँ ही खाना खाएंगे और उन्होंने बोला भी था कि वो हमारे लिए खाना बनाएंगी। फिर भाभी ने ऐसा क्यों किया? अगर पहले पता होता तो हम बाहर से कुछ खाकर आ जाते। सेजल दीदी, बात साफ है कि छोटी भाभी हमें बनाकर खिलाना नहीं चाहती और वो हमें खिलाना पसंद भी नहीं करती, इसीलिए तो उन्होंने हमारे लिए कुछ खाना नहीं बनाया। वो सब तो ठीक है प्रिया दीदी, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, फ्रिज में दूध तक नहीं है। अब हम क्या करें? अगर दूध होता तो मैं चाय बनाकर पी लेती, शायद भूख मर जाती, पर खाने को कुछ भी नहीं है फ्रिज के अंदर। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी कोमल उनके पास आती है और कहती है, अरे आप लोग बाजार से आ गए, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। आप लोगों ने बोला था ना कि आज आप मेरे घर खाना खाने वाले हैं, आप सबके लिए खाना तैयार है, चलिए खाना खा लीजिए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ और आपके इंतजार में अब तक सोई भी नहीं हूँ। आप ऊपर आ जाइए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। वो तीनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। इसके बाद तीनों अपनी बड़ी भाभी के यहाँ जाती हैं। बड़ी भाभी उनके लिए गर्म करके खाना लगाती हैं, तो तीनों देखती हैं कि बड़ी भाभी ने बहुत सारी चीजें बनाई और उनकी पसंद की चीजें बनाई थी। ये देखकर उन तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तीनों बड़े प्यार से खाना खाती हैं और खाना खाते खाते भावुक हो जाती हैं। उन तीनों की आंखों में आंसू देखकर सुषमा कहती है, अरे ये क्या हुआ, तुम तीनों की आंखों में आंसू कैसे आ गए? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ मेरे बच्चों, मुझे बताओ। कुछ नहीं माँ, भाभी हमें इतने प्यार से खाना खिला रही है ना, इसलिए हमारी आंखें भर आई। भाभी हमसे उतना ही प्यार करती है माँ जितना कि आप करते हो, और आज तो भाभी के हाथों के खाने को खाकर कुछ अलग ही मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी माँ के हाथों का ही खाना खा रहे हैं। अब तीनों बहन समझ चुकी थी कि बड़ी भाभी भले ही गरीब है, लेकिन वो उन्हें सच्चा प्यार करती हैं और छोटी भाभी केवल दिखावा। वे तीनों खाना खाती हैं और वहीं सो जाती हैं। अगले दिन कीर्ति अपने आप से कहती है, कल रात को तो मैंने इन तीनों के लिए कुछ बनाया नहीं था। ऐसा करती हूँ कि कुछ नाश्ता बनाकर अभी उन्हें नाश्ते पर बुला लेती हूँ, वरना गगन मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मैंने उनकी बहनों की तरह ठीक तरह से खातिरदारी नहीं की। लेकिन मैं उन लोगों के लिए ऐसा क्या बनाऊं जो आसानी से और जल्दी बन जाए? ऐसा करती हूँ कि सैंडविच बना देती हूँ।
इसके बाद वो सभी के लिए सैंडविच बनाती है। तभी वहां गगन आ जाता है तो कीर्ति गगन से पूछती है, अरे गगन, कहाँ है तीनों दीदी? मैंने कब से उनके लिए सैंडविच बना रखा है लेकिन वो आई नहीं अभी तक। सैंडविच भी तैयार है और उन लोगों के लिए चाय कॉफी भी बना दी है, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही और मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। वो तीनों? अरे वो तीनों तो बड़ी भाभी के साथ आलू के पराठे खा रही हैं और साथ ही आम पुदीने की चटनी। बड़े प्यार से भाभी ने उनके लिए बनाया है और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। एक काम करो, ये सब कुछ तुम खा ही लो। जब तुमने इतने प्यार से ही बनाया है तो इतना प्यार हम लोग हजम नहीं कर पाएंगे, तो ये प्यार तुम्हें ही मुबारक हो और ये खाना भी। अगर आप सभी लोग आलू के पराठे खाएंगे तो ये सैंडविच कौन खाएगा? ऐसा मत बोलिए, कम से कम आप तो ये सब खा लीजिए। सैंडविच वो तो तुम्हें ही पसंद है और तुम ही खा लो। तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि मुझे खाने में क्या पसंद है। जब तुम खाना अपनी पसंद का बनाती हो तो खुद ही खाओ, हमें खिलाने की जरूरत नहीं है। गगन ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। कीर्ति को पहली बार एहसास हुआ कि सभी लोग आपस में प्रेम से खाना खा रहे हैं और वो नीचे अकेली है। कीर्ति को नीचे अकेले बहुत बुरा लग रहा था। उसने अकेले सैंडविच खाए और फिर काम में लग गई। अब दोपहर हुई तो कीर्ति अपनी नंदों के पास आई और बोली, अरे दीदी, आप लोग आज दोपहर का खाना नीचे ही खाना। मैं आप लोगों के लिए खाना बनाने ही जा रही थी, सोचा आपको बता दूं। नहीं नहीं भाभी, क्या जरूरत है आपको हमारे लिए खाना बनाने की? आपको तो सोना ज्यादा पसंद है ना, तो फिर सो जाइए जाकर, जैसे कल रात आप सो गई थी। अरे छोड़ ना रीना, तू ऐसा क्यों कह रही है? भाभी थक गई होंगी इसलिए सो गई थी। कोई बात नहीं भाभी, हमें आपके सोने का कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन अभी हम आपके यहाँ खाना नहीं खा सकते क्योंकि बड़ी भाभी ने ऑलरेडी खाना बनाने की तैयारी कर ली है और हम उनके हाथ का खाना बहुत पसंद भी आ रहा है। अब कीर्ति उदास होकर उतरा मुंह लेकर नीचे उतर आती है। अब उसे बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचती है, मेरी तीनों नंदे मेरी जेठानी के घर ही बैठी रहती है और उन्हीं के घर खाना खाती हैं, जैसे कि ना जाने वो उन्हें क्या खिला देती हूँ। गलती मेरी ही है, मुझे उनका खाना बना लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आज शाम को मैं इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी ना, सब यहाँ पर खाना खाने आएंगे। कोई उस जेठानी के घर खाना नहीं खाएगा। और यही सोचकर कीर्ति शाम को बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। उसके खाने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। तभी गगन आ जाता है और कहता है, अरे वाह कीर्ति, खाना तो तुम बहुत स्वादिष्ट बना रही हो और इतने सारे पकवान बना रही हो। इस खाने की खुशबू तो सारे घर में फैल रही है। पूछ सकता हूँ आखिर ऐसा क्यों? मैं अपनी तीनों नंदों के लिए खाना बना रही हूँ। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। कीर्ति खाना बनाकर अपनी जेठानी के घर अपनी नंदों को बुलाने के लिए जाती है और जाकर देखती है तो वो लोग चटनी रोटी खा रहे थे। ये देखकर कीर्ति कहती है, अरे अरे, ये क्या, आप लोग यहाँ चटनी रोटी खा रहे हैं और मैंने तो आपके लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाया। आप लोगों को ये चटनी रोटी खाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको अच्छा खाना खिलाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप परेशान मत होइए, हम तो बड़ी भाभी के घर का ही खाना खाएंगे। हमें उनके घर की चटनी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। अब कीर्ति को ये बहुत बुरा लगता है और वो सेजल से कहती है, लेकिन दीदी, मैंने तो आप लोगों के लिए इतना अच्छा खाना बनाया है और आप लोगों को चटनी रोटी में स्वाद आ रहा है। आप नहीं समझोगी भाभी, प्यार से मिले हुए खाने में असली स्वाद होता है और जो खाना चिढ़कर या गुस्से से खिलाया जाए उसमें कोई स्वाद नहीं रहता, चाहे वो कितना ही स्वादिष्ट हो। और बड़ी भाभी ने हमारे लिए चटनी रोटी ही सही लेकिन बहुत प्रेम से बनाई है, इसलिए जो स्वाद हमें बड़ी भाभी की चटनी रोटी में आ रहा है, वो खाना, वो स्वाद हमें आपके पकवान खाकर भी नहीं आएगा। वैसे भाभी, हमारे आने से आप तो परेशान हो जाती हो ना, और हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। अरे भाभी, आप इन लोगों की बातों का बुरा मत मानिए, लेकिन आगे से आपको हमारे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम बड़ी भाभी के घर ही आया करेंगे। सेजल, रीना, प्रिया, ये क्या तरीका है अपनी छोटी भाभी से बात करने का? माँ, काश आप हमें उसी दिन डांटती जिस दिन हमने बड़ी भाभी से इस तरह से बात की थी। अब कीर्ति को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी तीनों नंदों से कहती है, आप लोग सच कहते हैं, मैंने ही आप लोगों को कभी अपना नहीं समझा, पर मुझे समझ में आ गया कि अकेले जीवन भी कोई जीवन नहीं होता। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अब जीवन में जब भी आप मेरे घर आएंगी तो आपको मेरे घर पर भी वही प्रेम और सम्मान मिलेगा जिसके आप हकदार हो। और हाँ, कल तो आप लोग जा रहे हो ना, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जाते जाते मेरे घर का खाना खाते हुए जरूर जाना। अगर तुमने अपनी भाभी को माफ कर दिया होगा तो प्लीज मेरी दावत पर जरूर आना। ऐसा कहकर कीर्ति वहां से चली जाती है। अगले दिन कीर्ति उन सभी के लिए खाना बनाती है। तीनों नंदे उसे माफ कर देती हैं। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और तीनों अपनी दोनों भाभियों को गले लगकर खुशी खुशी अपने मायके से अपने ससुराल की तरफ लौट आती हैं।